सो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ये था कि इफ एप्लीकेशन is pending in matter of SARFAESI or before DRT, will it extend the period of limitation under IBC? Okay. So that was a relevant question कि सर अगर सरफाजी डीआरटी में है तो will it extend the period of limitation under IBC? ये जो पॉइंट उठा था इस केस में उठा था, ये था बिमल कुमार मन्नू भाई सावलिया वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया, 2020 सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली ये क्वेश्चन एक और केस में आया था, दैट वाज कॉरपोरेशन बैंक का केस। कॉरपोरेशन बैंक वर्सेस एसआईएन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। टू 2020 एनसीएलटी का जजमेंट था। ठीक है, सो क्या कंक्लूजन है, विल इट एक्सटेंड द लिमिटेशन पीरियड और नॉट? So application is pending in SARFAESI DRT. Will it extend the period of limitation? Okay. NCLT ने बोला कि IBC अपने आप में कंप्लीट कोड है, तो इसे दूसरे एक्ट पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती है। तो एज अ रिजल्ट जिस दिन से आपका डिफॉल्ट शुरू हुआ, आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन वहां से शुरू हुआ। आपने सरफाजी में डाला था, डीआरटी में डाला था, वो हमारे लिए इररिलेवेंट है क्योंकि आईबीसी कंप्लीट कोड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अभी एक बैंक ने सरफाजी एक्शन ले लिया, डीआरटी एक्शन, अब वो आईबीसी लेना चाहती है, तो वो बोलती है पिछला जो एक्शन लिया था उसके वजह से पीरियड एक्सटेंड होगा। तो एनसीएलटी जज का बोलता है वो एक्ट हमको तो एप्लीकेबल नहीं है। तो जब वो एक्ट हमको एप्लीकेबल नहीं है, आप सरफाजी एक्शन लेते हो तो आईबीसी एक्शन थोड़ी ना ले रहे हो। तो आईबीसी तो डिफॉल्ट से शुरू होगा ना, और अभी आपने बोला वो कंप्लीट कोड है, तो मैं आईबीसी ही देखूंगा, मैं फिर सरफाजी नहीं देखूंगा। So it will not extend the period of limitation. समझा? So ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम एनसीएलटी का। एनसीएलटी held that IBC is a complete code. Is a complete code and will have overriding effect on other laws. Okay, proceedings initiated or pending in DRT
और सरफाजी by banks or financial institutions cannot be taken into account for purposes of limitation। ये उन्होंने बोला। सो इसका सिंपल भाषा में मतलब ये हुआ कि इट विल नॉट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, तो बैंक वाले इसका मिसयूज नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने आईबीसी आने के पहले डीआरटी सरफराजी कर लिया था। अब वो चाहते थे आईबीसी में भी केस हो। तो अब आईबीसी के जज ने क्या बोला कि देखो ये आईबीसी में केसेस ऐसे नहीं आ सकते। अगर आपने डीआरटी सरफराजी में एक्शन लिया है तो हमें वो प्रिविलेज चाहिए, हमें भी हमारा केस एक्सटेंड करना चाहिए। तो एनसीएलटी के जज ने समझाया कि आईबीसी कंप्लीट कोड है, वो डिफॉल्ट से चलेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपने क्या किधर और किया हुआ है। तो अगर आपका डिफॉल्ट से 3 साल के अंदर केस हुआ है हम एडमिट करते हैं, डिफॉल्ट के बाद आ रहे हो तो हम एडमिट करने से मना करते हैं। क्लियर? तो इसमें एक और पॉइंट उठ के आता है जो अभी कई बार तुम्हारे दिमाग में भी उठ रहा था कि सर अगर सरफाजी का एक्शन पेंडिंग है या डीआरटी में सरफाजी एक्शन के खिलाफ केस पेंडिंग है, तो क्या आईबीसी का प्रोसीडिंग्स चल सकता है कि नहीं? मतलब सर सरफाजी एक्शन भी लिया है और आईबीसी भी लिया है, दोनों लिया है, विद इन टाइम लिया है, कौन सा चलेगा? ओके, एफसी ले सकता है ना, क्योंकि ओसी तो ले ही नहीं सकता। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्योंकि यही बच्चों के दिमाग में घूमता है कि सर सरफाजी और आईबीसी साथ साथ चल सकता है क्या? बराबर, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ था। इनफैक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ यही था कि कैन एप्लीकेशन बी फाइल्ड अंडर आईबीसी if proceedings of Sarfazi or before DRT could not be completed। सो सरफाजी डीआरटी का एक्शन सर कंप्लीट नहीं हुआ था, वो अभी भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। तो क्या मैं आईबीसी में आ सकता हूं जब मैं लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही हूं? तो नहीं, वो चल रहा है, क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट डेटर है वो बोल रहा है सर मेरे खिलाफ ऑलरेडी सरफाजी एक्शन चल रहा है, तो डीआरटी में भी सॉरी आईबीसी का भी एक्शन चलेगा, तो मैं दो दो जगह से स्क्रू अप होऊंगा क्या? विल आई बी फेसिंग टू कोर्ट्स? बराबर, तो वही तो पॉइंट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लैरिटी डे डाउन की थी, इसी के अंदर आपको आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर मिलता है कि सरफाजी और आईबीसी कैसे साथ साथ चल सकते या फिर नहीं चल सकते। वो फेमस केस लॉ था शेषनाथ सिंह का। शेषनाथ सिंह वर्सेस बड्डियोबत्ती शिव
सिक्योरिटी कोऑपरेटिव बैंक, जो अभी रिसेंट क्लोजर्स में बंद कर दिया गया। ओके, ये जजमेंट आया था, ये जजमेंट आया था समवेयर अराउंड 22 मार्च 2021 को, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल गाइडलाइंस दी थी सरफराजी और आईबीसी को ट्रीट कैसे करना है। एससी laid down guidelines as under, ठीक है। अच्छा, सरफराजी और डीआरटी दोनों जगह जो केस कर सकता है वो एफसी होगा, क्योंकि ओसी सरफराजी एक्शन ले ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हम लोग सेक्शन 7 एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सेक्शन 7 एप्लीकेशन फाइल होगा तो आईबीसी के लिए आने के लिए 3 इयर्स का पीरियड होगा। भले आपके सरफराजी का केस चल रहा हो, आई एम नॉट बॉदर अबाउट, डिफॉल्ट से 3 साल के अंदर आओगे तो आईबीसी का केस एडमिट किया जा सकता है। तो पहली बात यही थी कि दी एप्लीकेशन under section 7 of IBC would fall only in residuary article 137 of schedule to Limitation Act, which is 3 years, which is 3 years from right to apply. तो जिस दिन आपका राइट टू अप्लाई, राइट टू सू अराइज होता है, वहां से 3 साल। तो इसका मतलब आईबीसी का एक्शन आपको वहीं से लेना है जहां से 3 साल शुरू हो जाता है। दैट इज द राइट टू सू, the right to sue accrues from which date? Yes, from default, from default। कौन सा डिफॉल्ट? सरफराजी का डिफॉल्ट क्या आईबीसी का डिफॉल्ट? एज डिफाइंड इन आईबीसी, डिफॉल्ट का भी डेफिनेशन दिया हुआ है। सो एज डिफाइंड इन आईबीसी। ओके, अच्छा, लिमिटेशन एक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज आता है, सेक्शन 5 बोलते हैं उसको। यस, यू आर करेक्ट। तो क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज से ये आईपीसी का भी लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो सकता है? If there is a sufficient cause, then even IBC period of 3 years can be extended. सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, यू आर करेक्ट, वही पॉइंट बोला। तो थर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि द टाइम लिमिट of 3 years can be extended under section 5 of Limitation Act under section 5 of Limitation Act for sufficient cause. Okay, so if there is a sufficient cause, this time limit can be extended. Perfect. Now, what is a sufficient cause? Exactly, वो अपने आप में डिफाइंड नहीं है, but it should be such that the court can presume that there are sufficient reasons for extending the time. बराबर। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि the expression
sufficient cause should be construed liberally to advance substantial justice. Okay, so it should have a liberal construction to advance a substantial justice. Clear? Now, अगर किसी से delay हुई है and he has a sufficient cause, should he make an application for condonation of delay? And without such application, delay cannot be condoned. सुप्रीम कोर्ट ने बोला yes, condonation तो करना पड़ेगा, but that application is not mandatory if you have sufficient cause. Why? Because NCLT have the powers to condone the delay without application also. ये पढ़ा था ना एग्जैक्टली वही पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एप्लीकेशन इज नॉट अ मैंडेट. ठीक है, सो यहां पे द एप्लीकेशन for condonation of delay is not mandatory. Court or tribunal can exercise its discretion to condone the delay in absence of formal application. ओके अच्छा, क्या एनसीएलटी और एनसीएलटी को लिमिटेशन एक्ट लगेगा? तो इन शॉर्ट व्हेन ऐसे लगेगा, क्या सारे प्रोविजंस उसके लिमिटेशन एक्ट के लगते हैं? बराबर, आईबीसी की बात ही नहीं. सुप्रीम कोर्ट ये पूछना चाह रहा है कि एनसीएलटी और एनसीएलटी को लिमिटेशन एक्ट पूरी तरह लगता है, मतलब चाहे वो कंपनी लॉ का प्रोसीडिंग्स हो या कोई भी हो, एनसीएलटी आर बाउंड बाय द लिमिटेशन एक्ट इवन इन द कंपनी केसेस. तो यहां पे all provisions of limitation act are applicable to the proceedings in NCLT or NCLT to extent feasible. Okay, to the extent feasible. So Supreme Court वही जानना चाहता है कि yes they are applicable. तो in that case, तो लिमिटेशन एक्ट का जो एप्लीकेशन है वो अपने आप में एक लिबरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चलेगा. दैट इज जो जैसा लिखा है वो उसको वैसा ही इंटरप्रेट किया जाएगा. बराबर, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट इसके बाद बोलेगा वो बोलेगा सरफाजी और आईबीसी का प्रोविजन कैसे समझा जाए. तो सुप्रीम कोर्ट समझा रहा है कि हम जाएंगे लिबरल इंटरप्रिटेशन से. तो सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट has to be interpreted liberally
to advance justice. ओके, सो 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ऐसा क्या था? 14 में ये लिखा है कि अगर आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहीं पेंडिंग है तो आपका लिमिटेशन पीरियड सूटेबली उस प्रोसीडिंग्स के पीरियड को माइनस करके काउंट किया जा सकता है। ओके, अगर आप किसी रॉन्गफुल कोर्ट में चले गए हो तो आपको सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का एक फायदा मिल जाता है कि गलत कोर्ट में जाने की वजह से उतना पीरियड आपको लिमिटेशन में कैरी फॉरवर्ड मिल जाता है, बराबर? तो सेक्शन 14 में गलत कोर्ट नहीं लिखा है, सेक्शन 14 में लिखा है कि अगर आपकी प्रोसीडिंग्स वहां पे पेंडिंग है और वो प्रोसीडिंग्स का बेनिफिट आपको दूसरे में मिल जाएगा क्योंकि उनके पास ना तो ज्यूरिसडिक्शन था या वो केसेस अभी भी वो डिसीजन स्टेज पे नहीं डाले जा सकते। क्लियर? अब पॉइंट ये उठता है कि सरफाजी और आईबीसी में गलत कोर्ट तो कोई होगा नहीं क्योंकि एफसी दोनों जगह जा सकता है। पॉइंट तो वो था कि सरफाजी और आईबीसी में गलत कोर्ट तो होगा नहीं, तो सूटेबली सरफाजी का एप्लीकेशन क्या आईबीसी को एक्सटेंशन देगा? आप समझ पाया कि 14 क्या बोलता है कि आपने अगर सपोज गलती से केस सिविल कोर्ट पे फाइल किया, अब वो बोलते हैं नहीं ये तो कंज्यूमर कोर्ट का केस है, तो जो मैटर आपका सिविल में टाइम चला गया वो कंज्यूमर में आपको बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि आप गलत कोर्ट में चले गए थे। 14 एक्चुअली उससे यूज होता है, लेकिन आप गए हो सरफाजी के लिए और अब आप आईबीसी के लिए आ रहे हो, लेकिन सरफाजी गलत कोर्ट तो नहीं था। नहीं, अभी हमने ये पढ़ा एनसीएलटी का जजमेंट के डिफॉल्ट से देखेंगे, हम सरफाजी डीआरटी को नहीं देखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी पॉइंट पे एकदम क्लियर करते हुए गाइडलाइंस दे दी कि बार बार ये क्वेश्चन लेके मत आओ कि सरफाजी एक्शन या डीआरटी पेंडिंग है, हम लिमिटेशन पीरियड में आईबीसी में जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बैंकों का वही झगड़ा है, बैंकों को सरफाजी एक्शन भी चाहिए, आईबीसी भी चाहिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली क्या लेट डाउन किया पहले वो बता देता हूं। उन्होंने लेट डाउन किया कि इफ एक्शन अंडर सरफाजी could not be concluded entire period after the initiation of proceedings under Sarfazi could be excluded for computing limitation period. एग्रीड, एग्रीड। सुप्रीम कोर्ट वही समझाने कर रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन तो जो बोल रहा है, लेकिन इसमें अगर किसी बैंक ने सरफाजी एक्शन लिया और झगड़ा क्या हुआ कि सरफाजी एक्शन लेने के बाद बैंक को रियलाइज हुआ यार इसमें तो पैसा कुछ खास निकलेगा नहीं, तो इससे तो अच्छा भाई कंपनी को बेच के कुछ और ज्यादा मिल जाएगा, तो अब वो बोल रही है मैं आईबीसी में आना चाह रही हूं, मेरा लिमिटेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ है सुटेबली, लेकिन अब वो बोल रही है कि जो टाइम पास सरफाजी कोर्ट में हो गया मैं वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं आईबीसी में आना चाहता हूं। तो क्या जो सरफाजी कोर्ट में टाइम गया वो आईबीसी में मेरे को उतना एक्सटेंड मिलेगा? हाँ, लेकिन सरफाजी कोर्ट के अंदर एक्शन लेने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, वही पॉइंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भाई वो पार्ट आपको मिल सकता है,
सेक्शन 14 का वही तो रिलीफ है कि अगर तू सिविल कोर्ट में चला गया और तेरा कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट का था, ये लेट्स सपोज मोटर एक्सीडेंट हुआ और गलती से तूने सिविल कोर्ट में केस फाइल किया डैमेजेस, सिविल कोर्ट ने 2 महीने के बाद बोला अरे तेरे को जाना चाहिए था मोटर एक्सीडेंट कोर्ट में, तेरे को पहली बार मालूम पड़ा कि मोटर एक्सीडेंट कोर्ट भी होता है। तो अब तू मोटर एक्सीडेंट कोर्ट में जाने की बात कर रहे, तो सिविल कोर्ट में जो 2 महीना गया, क्या वो उसका रिलीफ मांगेगा कि नहीं? बराबर। एग्जैक्टली वो एनसीएलटी ने बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए बोला कि काउंट किया जा सकता है, यानी 14 को और भी डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि काउंट किया जा सकता है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया ना, उसी का ये इलेबोरेटेड आंसर था। हाँ, तो फाइनल वर्जन ये है। मैं बताता हूं, चलो फाइनल वर्जन क्या है। से फॉर एग्जांपल अगर कॉर्पोरेट डेटर का डिफॉल्ट हुआ है और बैंक ने डिफॉल्ट देख के सरफाजी एक्शन ले लिया था उसके ऊपर, सरफाजी एक्शन ले लिया था, ठीक है। ये सरफाजी एक्शन ये सरफाजी एक्शन और ये डिफॉल्ट दो नेचर में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आपका जो डिफॉल्ट है वो 15 दिसंबर 2016 के पहले का है, दिसंबर 2016, या फिर ये डिफॉल्ट आफ्टर 15 दिसंबर 2016 का है, ठीक है, क्योंकि दो ही तरह के डिफॉल्ट है। तो इस केस में सूटेबल रिलीफ क्या होगी? सूटेबल रिलीफ ऐसा होगा इन दोनों केस में कि बैंक का जो लिमिटेशन पीरियड है, बैंक्स लिमिटेशन पीरियड is 3 years from date of default। तो जिस दिन आपका डिफॉल्ट हुआ था एज पर आईबीसी, उस दिन के हिसाब से आपका 3 साल का पीरियड है, फिर चाहे वो 2016 के पहले का हो कि बाद का हो। बैंक ने इस पीरियड के अंदर सरफाजी एक्शन ले लिया था, बैंक ने इस पीरियड में सरफाजी एक्शन ले लिया था जिसमें प्रॉपर्टी का अटैचमेंट लिया जा सकता है। वो एप्लीकेशन उन्होंने मूव कर दी थी, ठीक है। इस एप्लीकेशन के खिलाफ कॉर्पोरेट डेटर ने डीआरटी में अपना केस फाइल कर दिया। और झगड़ा क्या चल रहा है, डीआरटी के वैसे भी जजेस बहुत कम चल रहे हैं, तो केस लंबा चल रहा है। क्योंकि डीआरटी में कोई पीरियड नहीं होता 180 डेज में खत्म हो जाएगा, ऐसा केस चल रहा है। वो 3 साल भी लग सकते हैं, और ऑन एन एवरेज प्रेजेंट सिचुएशन में 3 years प्लस सम मंथ्स लग रहे हैं कम से कम, क्योंकि डीआरटी में जनरली जजेस की काफी कमी चल रही है। तो ये केस फाइल हो गया और थोड़ा केस लंबा चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि फिर बैंक के पास क्या करने का ऑप्शन है, या तो आईबीसी में आए या सरफाजी एक्शन कंटिन्यू रखे। क्लियर? अब इस केस में अगर बैंक ऑप्शंस एक्सप्लोर करती है, लेट्स से बैंक ऑप्शन एक्सप्लोर करती है, एक तो सरफाजी एक्शन consumed period from date of default। दूसरा, एप्लीकेशन इन आईबीसी एंड लिमिटेशन।
इन आईबीसी। ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या समझाने की कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आपका डेट ऑफ डिफॉल्ट से 3 साल का पीरियड होता है। लेट्स से सरफाजी एक्शन में आपको 1 साल लग गया, इसका मतलब 2 साल अभी आपको बाकी है। तो आईबीसी का एप्लीकेशन आप 2 इयर्स में कर सकते हो। और अगर आपका इधर 3 साल लग गया तो यहां पे नील पीरियड बाकी है। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट बोलता है इस केस में आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो विद इन लिमिटेशन, पहला वाला तो विद इन लिमिटेशन था, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में यू नीड अ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन। ओके, यू नीड अ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन। हाँ, तो वही समझा रहा हूं ना, एक्सक्लूड करने के लिए एप्लीकेशन तो करना पड़ेगा अगर 3 साल हो गया है तो इस केस में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन में दो बातें और समझने जैसी हैं। एक, इफ डिले इज ड्यू टू सरफाजी एक्शन, कि मैंने सरफाजी में एक्शन ले लिया था पर उससे डिले हो गया। इफ डिले इज ड्यू टू सरफाजी एक्शन and if delay is due to any other reasons, तो डिले होने का वजह क्या थी? अगर सरफाजी एक्शन से होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट कैन बी कॉन्डोन्ड, इट कैन बी कॉन्डोन्ड, कि जाओ आपका डिले हम फॉरगिव कर देंगे। लेकिन अगर कोई और रीजन से होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देन डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज इज नीडेड, देन sufficient cause is needed। समझा? ओके, ये था आउटकम ऑफ दिस जजमेंट कि सरफाजी के अंदर एक्शन लेने के बाद अगर आप आईबीसी में आते हो और अभी भी आपका लिमिटेशन पीरियड बाकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर बाकी नहीं रहा तो आपको ओनली सरफाजी की वजह से डिले हुआ है तो मैं कॉन्डोन कर दूंगा। अगर सरफाजी नहीं, कोई और भी रीजन है तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज देखना पड़ेगा। ओके, हाँ, डीआरटी का केस सरफाजी में ही होता है, मतलब एक ही चीज है। हाँ, चलेगा। यस, आईबीसी इज अ सेपरेट कोड, आईबीसी का रिलीफ सेपरेट होता है। और हमने ये भी देखा है कि अगर सरफाजी एक्शन होगा तो 52 में सरफाजी एक्शन वाले को उसकी बेनिफिट मिलती है कि एसेट्स बेचने के बाद सरफाजी एक्शन यानी सिक्योर ट्रेडर्स को उसका बेनिफिट। तो सरफाजी एक्शन वाटरफॉल अरेंजमेंट में सिक्योर्ड रहता है। बस इतना है कि एसेट्स मॉरेटोरियम पीरियड में बेचे नहीं जाएंगे। रेजोल्यूशन प्लान आने के बाद सरफाजी एक्शन अपने आप में खत्म हो जाता है, जिसमें सिक्योर ट्रेडर अपना एसेट रिलिंक्विश कर रहा है कि नहीं वो देखना होगा। समझा? क्लियर? सबको क्लियर? चलो।